नमस्कार, स्पॉटलाइट में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। आज बात करेंगे मदरसों में मन की बात की। जी हां, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो चली है। इस बीच 4 मई को होने वाले पहले चरण के मतदान से ठीक पहले बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चला है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के कार्यक्रम के जरिए मुस्लिमों के बीच अब पैठ बनाएगी। दरअसल मन की बात का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को जारी किया जाएगा, जिसका मदरसों और दरगाहों सहित राज्य में मुस्लिम समुदाय से जुड़े 100 से अधिक स्थानों पर इसका व्यापक प्रसारण होगा। साथ ही 1 लाख उर्दू प्रतियां भी समुदाय में बांटने का काम किया जाएगा। इस कार्यक्रम को 55 लाख लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि मन की बात का कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। उधर विपक्ष का आरोप है कि भाजपा की विचारधारा पिछड़ों, मुस्लिम और जनता विरोधी है। जानकारों का मानना है कि कार्यक्रम के पीछे बीजेपी का मकसद यही है कि निकाय चुनाव में उसे राजनीतिक इसका लाभ मिले। वहीं बीजेपी अब हिंदी पट्टी में भी मुस्लिम कनेक्ट की कवायद में जुट गई है। बीजेपी की इस रणनीति में केंद्र के अलावा आपको बताएं कि राज्य के 19% मुस्लिम मतदाता हैं, जिनकी 30 लोकसभा सीटों पर अच्छी स्थिति है, जो कि 15 से 20 क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा खासतौर से बात करें 14 लोकसभा सीटें भी ऐसी हैं जहां पर बीजेपी पिछली बार हार गई थी। लेकिन इस बार क्या होगा, क्या बीजेपी इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। 4 तारीख को स्थानीय निकाय के उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से विपक्ष आक्रामक हो रहा है, वह इस बात को ध्यान रखे कि देश को जो प्रेरणा प्रदान करने वाली स्थिति है वो मोदी जी प्रधानमंत्री की मन की बात है। इतने वर्षों में आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने यह नहीं सोचा कि हमको दूर सुदूर गांव में बसे हुए ऐसे लोगों से, जो लोग अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहें, उसको कैसे जागृत किया जाए, किसी ने नहीं सोचा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संवाद करने की जो एक परिकल्पना की, उस परिकल्पना को साकार किया। जहां तक प्रधानमंत्री जी के मन की बात के 100वें एपिसोड की बात है, यह पूर्व निर्धारित था। वह प्रत्येक माह करते हैं इस कार्यक्रम को, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता। और मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहूंगा कि 100 एपिसोड में उठा के देख लिया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी किसी प्रकार के राजनीतिक चर्चा या राजनीतिक वार्ता उसमें नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात तो दरअसल एक धोखा है। भारतीय जनता पार्टी अपना खिसकता हुआ जनाधार देख करके बुरी तरीके से विचलित है। पहले पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन कराने की बात की, अब मदरसों में मन की बात का प्रसारण होगा। अल्पसंख्यक समाज प्रधानमंत्री जी और जिस विचारधारा से वो आते हैं, उनके मन की सच्चाई जानता है। उनकी विचारधारा है अल्पसंख्यकों का शोषण करने की, उनका उत्पीड़न करने की, उनकी पहचान को मिटाने की। और यही वजह है कि बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी एक के बाद दूसरा कदम उठा रही है और अपनी सच्चाई को जनता के सामने उजागर कर रही है कि वो वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पूरे प्रदेश में विकास के काम ठप हैं। सरकार के अराजकतापूर्ण नीतियों से, सरकार की तानाशाही से और सरकार के अहंकार से जनता त्रस्त है और आक्रोशित है। इसलिए भाजपा अपने जनाधार को बचाने के लिए, स्थानीय निकाय चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए ये सब तमाशे दिखा करके वोट ठगना चाहती है, जिसका कोई भी असर अल्पसंख्यक समाज पर नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। और समाजवादी पार्टी के पक्ष में अल्पसंख्यक समाज पूरी ताकत के साथ खड़ा हो। तो चर्चा की शुरुआत 4 खास मेहमानों के साथ हम करेंगे। राज शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक बघेल हैं, बीजेपी प्रवक्ता। कपीश श्रीवास्तव जी हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। पंकज रस्तोगी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों का बहुत स्वागत। सबसे पहले दीपक बघेल साहब, आप ही के पास मैं आऊँगा। बीजेपी ने निकाय चुनाव के मतदान से ठीक पहले बड़ी योजना बनाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड है। 30 तारीख को ये प्रसारित किया जाएगा। इसके लिए आपने पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर कार्य योजना बनाई है। क्या ये कार्य योजना है और इसका कितना असर जनता पर पड़ेगा? सवाल ये भी उठ रहा है कि निकाय चुनाव के ठीक पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को इतने बड़े स्तर पर बीजेपी आखिर क्यों प्रसारित कर रही है?
देखिए सोनू जी, ये जो मन की बात कार्यक्रम है, ये एक अनवरत यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों की, जो पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है। इसमें किसी भी राजनीतिक चर्चा को हिस्सा नहीं दिया जाता है, परंतु समाज के जो अग्रणी लोग हैं, उनको एक अग्रणी भूमिका दी जाती है कि समाज के अंदर वो परिवर्तन लाने का एक अग्रगामी काम कर सकें। इसके अंदर जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी जमा पूंजी खर्च करते हैं, राजनीतिक जो उनकी प्रसिद्धि है, लोकप्रियता है, उसके माध्यम से वो लोगों से कनेक्ट करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, विभिन्न माध्यमों के माध्यम से जुड़ते हैं, और इसका बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको पहुंचाने का काम करता है, जिससे लोगों को पता पड़े कि राजनीतिक विचार क्या है प्रधानमंत्री जी का, वो समाज के कल्याण के लिए क्या क्या योजनाएं लेकर आना चाहते हैं, या फिर किस प्रकार से समाज के अंदर एक अभूतपूर्व परिवर्तन करना चाहते हैं, लोगों के विचार क्या होना चाहिए, समाज में उनकी कार्यशैली क्या होनी चाहिए। तो इस प्रकार का जो कार्यक्रम है, जो समाज के जन जन से जुड़ने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और उनको एक नई राह दिखाने का ये कार्यक्रम है। और इसी कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी की अनवरत यात्रा लगभग 8.25 वर्ष से लगातार जारी है, और आगे भी आशा करता हूं कि ये जारी रहेगी इसी प्रकार से, जिस प्रकार से प्रेम और स्नेह भारतीय जनता पार्टी को जनता के द्वारा या लोगों के द्वारा मिलता रहा है। और इसके अंदर देखिए, ये अन्य विपक्षी पार्टियां ये हमेशा वोट बैंक की राजनीति करती आई है, ये पहली बार नहीं है। इन्होंने तो लगभग 70-75 वर्षों से वोट बैंक की राजनीति करी है। कभी मुसलमानों को वोट बैंक, निश्चित वोट बैंक तक सीमित करके रखा, कभी उनको गढ़ों तक सीमित करके रखा, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के अंदर आने के बाद ये परिदृश्य बदलने का काम किया है। देखिए, जो समाज के जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, मुस्लिम समाज के जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, उनको अभूतपूर्व रूप से परिवर्तन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चाहे 1977 के अंदर अटल बिहारी जी की सरकार बनती थी, और उसके बाद जो अरब देशों के अंदर वीजा बनवाना शुरू करने का काम वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हुआ। चाहे फिर वो अटल जी के प्रधानमंत्री रहते हुए HRD मिनिस्ट्री के द्वारा मदरसों का जो मॉडर्नाइजेशन करने का काम था वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हुआ। चाहे 3 तलाक जैसी जो सामाजिक कुरीति थी कहीं पर, उसको भी खात्मा करने का काम वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हुआ। बिना महरम के मुस्लिम महिलाएं हज यात्रा कर सके, ये भी एक सामाजिक कुरीति थी, इसका भी परिवर्तन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चाहे वो उस्ताद योजना के तहत जो कारीगर थे, पारंपरिक कारीगर थे, उनका संरक्षण करने का काम, उनकी कारीगरी को बढ़ाने का काम, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर की जो योजना थी, उसके माध्यम से जो मुस्लिम बच्चे थे, जो उन समाज के जो पिछड़े तबके के जो बच्चे थे, पसमानदा मुसलमान थे, उनको भी मुख्य धारा के अंदर जोड़कर लाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो विभिन्न लोगों ने, विपक्षी लोगों ने केवल और केवल वोट बैंक तक सीमित रखा, परंतु असल में उनके लिए अगर जमीनी स्तर पर काम करने का काम अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की राज शर्मा जी, और अनवरत हम इस यात्रा में लगे हुए हैं। बिल्कुल राज शर्मा जी, बड़े स्तर पर बीजेपी ने कार्य योजना बनाई है, 55 लाख लोगों तक पहुंचना है, और मदरसों में कार्यक्रम होंगे, दरगाहों में कार्यक्रम होंगे, घर घर पहुंचकर बीजेपी के कार्यकर्ता संवाद करेंगे। इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? मैं सबसे पहले अभी प्रवक्ता जी की बात सुन रहा था, मैं इनको धन्यवाद देता हूं और साधुवाद करता हूं कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में मुसलमानों को हिंदुस्तान का नागरिक मानने लगी है। और ये आज ही से विपक्षी दलों पे ये इल्जाम लगाने से थोड़ा सा बचेगी कि विपक्षी दल मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते हैं। अब मैं दूसरी बात, मैं भी कभी कभी जब जिंदगी में काम नहीं कर पाता, जिस दिन मैं भी थका रहता हूँ, हारा रहता हूँ, फेलियर हो जाता हूँ, तो अपने घर में आके अपने बच्चे, अपनी बीवी से मन की बात करता हूँ। और लेकिन जिस दिन मैं काम करता हूँ उस दिन बहुत अच्छा करता हूँ, उसका प्रोपेगेंडा करता हूँ। तो पिछले 2014 से प्रधानमंत्री जी जो मन की बात करते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं हताशा छिपी है। आज अगर वो मन की बात कर रही है, मेरी बात को पूरी जरूर होने देना भाई, आज वो मन की बात कर रहे हैं, वो लड़कियां जंतर मंतर में बैठी थी, काश मन की बात सुन लेते। वो तो 1 घंटा भी मन की बात नहीं बोल रही थी, वो तो सिर्फ 2 ही मिनट की बात कह रही थी कि हमने गोल्ड मेडल लाया है, हमारे संग फोटो खिंचाने पे आप गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। वो तो धन्य है सुप्रीम कोर्ट ने सुन ली है उसकी। मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में अभी सुन लीजिए, धन्य है सुप्रीम कोर्ट जिसने सुन ली, लेकिन उसके बाद तो धन्य है पुलिस। पुलिस पहली बार आजादी के बाद पुलिस FIR लिखने में, अभी मैं टीवी पे लाइन पढ़ रहा था कि पुलिस मीटिंग कर रही है। अरे बाबा, किस बात की मीटिंग? नहीं, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, मन की बात की, मदरसों की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी के अभियान की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप इसे कैसे काउंटर करेंगे आप? मैं इसे कहता हूं कि बस
देर से आए मगर दुरुस्त आए। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने ये तो मान लिया, मैं दोबारा कहूंगा कि विपक्षी दल ही मुस्लिमों के संग नहीं होता, आप भी मुस्लिमों के संग है। अगर आप मुस्लिमों के संग है, हमें इस पे कतई कोई गुरेज नहीं है, लेकिन गुरेज ये है कि आप मियां मिट्ठू ना बने, आप सिर्फ अपने काम को अच्छा ना कहें, जो विपक्ष अच्छे काम कर रहा है और अच्छी मांग कर रहा है उसको भी करेंगे तो शायद अच्छा लगेगा। अब आपको लगा ना, आपने बहुत चिल्लाया, और वैसे तो ये काम पता कैसे है, ये हिटलर की तरह। हिटलर भी पहले राष्ट्रवादी था, फिर फासिस्टवादी बने। तो ठीक सरकार ही पहले राष्ट्रवाद 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 बन रही थी, लेकिन उसे एहसास हुआ इस विशाल देश को चलाना है तो उस छोटी से छोटी जाति को, जिसकी जनसंख्या अगर लाखों में भी है, 1 लाख भी है, उसको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल। मुझे ये नहीं समझ आई बिल्कुल। कि ये देर से क्यों आई है जी। ये देर से, कम से कम विपक्ष को इल्जाम तो ना लगाएं कि ये मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते हैं। अरे कम से कम ये तो मान लिया ना आपने, हमें इसमें गुरेज नहीं है। लेकिन बस एक बात मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है, वो उन लड़कियों का जरूर सुनो। बिल्कुल। वो भी इस देश की नागरिक है, उनके साथ फोटो खिंचाने में गौरव महसूस कर रहे थे आप, अगर आज आप लोगों ने। और वैसे मेरा एक आपके चैनल के माध्यम से नैतिकता के आधार पे कम से कम, सरकार तो छोड़ दीजिए, सरकार इस्तीफा नहीं देगी, कहते हैं ना, इनका तो प्यारी गद्दी से खेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने इस्तीफे की बात कही खेल मंत्री ने भी, और हम कपीस जी से करेंगे। कपीस जी से सवालों के जवाब ले लेते हैं। कपीस जी, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के साथ बीजेपी काम कर रही है। अगर वो मुस्लिमों के बीच पहुंच रही है, सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचा रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है? समाजवादी पार्टी इस पर लगातार सवाल उठा रही है, मुस्लिम विरोधी बता रही भाजपा को। तो भाई ये काम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये खाली कहते हैं, काम नहीं करते। ये काम करते हुए दिखने वाली सरकार तो केवल काम करते हुए दिखना चाहिए जी, लेकिन ये काम नहीं करती। अगर काम कर रही होती तो आज इतनी महंगाई ना होती, आज इतनी बेरोजगारी नहीं होती। इन्होंने जो विदेशों से कर्ज उठा लिए हैं वो इतना ना होता। 65 साल की सरकारों ने जहां 55 लाख करोड़ रुपए लिए उठाए, इन्होंने 85 लाख करोड़ रुपए उठाए। और कहाँ दिया? कौन सा नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया? राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों की गोलियां भरने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनकी लीडेड सरकार ने किया। हाँ, इसमें कहीं बुराई नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी खड़ियाली आंसू बड़ा अच्छा बहाते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। मन की बात करते हैं, दूसरों की सुनते ही नहीं है। मन की बात सिर्फ अपनी वाली करते हैं, ये कौन सी बड़ी बात हुई? एक नेता को तो मन की बात सुननी चाहिए लोगों को। आप करते हैं, मन वाली करते हैं। और आप कह रहे हैं कि अब वो जो है मदरसों पे बात करेंगे, वो अक़लियत के लोगों को और उनकी शिक्षा और पर बात करेंगे। पहले क्यों नहीं कर रहे थे? प्रश्न इस बात का है बिल्कुल कि जाते हुए बेला में अब आपको याद आया 9 साल के बाद। अल्पसंख्यक आपके रजिस्टर पे 9 साल के बाद चढ़ा है, जब आपकी सरकार जाने वाली, तब आप मन की बात करेंगे। उससे पहले तो नोचवा रहे थे आप। आसाम में आपने सारे मदरसे गिरवा दिए। अभी आपने उत्तर प्रदेश में भी वही कोशिश की कि जो गैर सरकारी मान्यता प्राप्त जो मदरसे थे उन पे आपने तमाम तरह की जांच बैठा दी। बिल्कुल। आपने ये कहा था ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आपने ये भी कहा था कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप। हमको केवल ये बता दें कि कितने मदरसों में इन्होंने लैपटॉप दे दिया। कुरान तो पहले से था उनके पास, उनको आपको देने की जरूरत नहीं। कितने लोगों को आपने वहां पर दिया है मदरसे में, और जो गैर सरकारी मदद प्राप्त किए हुए मदरसे पे थे उन पे इतनी जांच बैठाई थी। और अपने यहाँ प्राथमिक विद्यालयों पे क्यों नहीं जांच बैठाई कि जहाँ पे जल नहीं दे पा रहे हैं, ड्रेस नहीं दे पा रहे हैं, वजीफे नहीं दे पा रहे हैं, शूज और बैग नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल, इसका जवाब हम लेंगे। बिल्कुल, दीपक जी से हम इसका जवाब लेंगे। पंकज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ जी से कि भाई आप वही प्रधानमंत्री जी है ना, जब आप सीएम थे तो आपके यहाँ गोधरा नाम का एक दंगा हुआ था, जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी जा करके आपके यहाँ आपको राजधर्म सिखा रहे थे। और आपकी ही मंत्री माया कोडनानी
उसके अंदर जो है सजाफता है उसी गोधरा के लिए। बिल्कुल, आपके तमाम आरोपों के जवाब देंगे दीपक जी, लेकिन उससे पहले हम पंकज जी से बात कर लेते हैं। कपिल जी, और जकारिया केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में गोधरा का नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, अभी भी अपील पे है जकारिया केस। बिल्कुल आपके आरोपों का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले हम पंकज जी से बात करते हैं। पंकज जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को जो है प्रसारित कर रही है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लगभग 55 लाख लोगों तक पहुंचने की योजना है और माना जा रहा है कि 25 से 30 सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम समुदाय की मजबूत पकड़ है, अच्छी स्थिति है। ऐसे में कहीं ना कहीं निकाय के जरिए 24 को भी साधने की तैयारी है। इस पूरे पॉलिटिकल नैरेटिव को आप किस तरह से देखते हैं, आपकी क्या राय रहेगी इस पर? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए, सन 2014 में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तो वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने पब्लिक से डायरेक्ट संवाद करने का प्रयास किया। मन की बात इसी का एक प्रारूप है जिसके द्वारा उन्होंने बच्चों से, जो युवा वर्ग है उनसे प्रयास किया, समाज के हर वर्ग से जुड़ने का उन्होंने एक प्रयास किया, एक संदेश देने का काम किया। ये एक उनका एक इंटरेक्शन का बहुत सराहनीय कदम रहा, सराहनीय प्रयास था। उसको विपक्ष नाच ना आगे आंगन टेढ़ा की कहावत के तहत भले कुछ कहता रहे, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप सतही जगह पे देखें तो किसी तरह की कोई पार्शियलिटी, चाहे वो मुद्रा योजना, मुद्रा लोन योजना हो, चाहे वो अन्य जनधन खाते हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, या चाहे प्रधानमंत्री आवास, जितने पहले प्रोजेक्ट थे सब में मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। उसमें किसी प्रकार की कोई पार्शियलिटी नहीं की गई, चाहे मुस्लिम वर्ग वोट दे भारतीय जनता पार्टी को चाहे न दे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सबके लिए योजना, सबका साथ सबका विकास किया, जो ये नारा बीजेपी देती है उसका अनुसरण किया है। समाजवादी पार्टी ने, आज की डिबेट का जो आपका मुद्दा है, समाजवादी पार्टी निकाय में क्या रहेगा, निकाय में दलित वोटों को साधने का प्रयास कर रही है। दलित लोगों को हमेशा पीड़ित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। जब जब उसकी सरकार बनी तब तक दलितों को पीड़ित किया गया, उसको दलित वर्ग भूला नहीं है, दलित वर्ग उसको भूला नहीं है, ये निश्चित मान के चलिए। और आज आप दलितों के लिए काशीराम की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, रायबरेली में जाके मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, तमाम तरीके की चीजें बोल रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें जी, बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी, मैं दीपक बघेल जी से जवाब लूंगा। दीपक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप पर आरोप लग रहे हैं कि जनता की बात नहीं सुन रहे हैं प्रधानमंत्री। लगातार महंगाई बढ़ रही है, मुस्लिमों के साथ भेदभाव के आरोप आप पर लग रहे हैं, और जिस तरीके से पसमानदा मुसलमानों की स्थिति देख रहे हैं हम, आर्थिक बदहाली हम देख रहे हैं, आर्थिक योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल रहा है, ये आरोप भी आप पर लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश से अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे और देखेंगे तो सबका विकास, सबका विकास और सबका विश्वास अगर चरितार्थ होता है तो वो केवल उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, जहाँ किसी बिना भेदभाव के जो गरीब कल्याण की योजना है वो प्रत्येक वर्ग के एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। जो भूखा था उसको राशन पहुंचाने का काम किया, जो बेघर था उसको घर पहुंचाने का काम किया, जो प्यासा था उसको नल से जल पहुंचाने का काम अगर कहीं हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। आप जाकर जमीन पर देखिए, आपको पता पड़ेगा। देखिए, भटकाना, लटकाना, अटकाना ये किसका काम था? ये नहीं विपक्षी पार्टियों का काम था जो उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर सकते थे। सोचिए, 75 वर्ष हो गए, 75 वर्ष देश की आजादी को। आज इन लोगों को मुसलमानों की याद आ रही है क्या? इनसे पहले सत्ता में नहीं थे? 12 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी, 4 बार सत्ता के अंदर ही समाजवादी पार्टी, तो इन लोगों ने मुसलमानों के लिए क्या किया? शर्मा जी, आपकी बात में भी आ रहा हूँ, आपने कहा हमें अल्पसंख्यकों की याद आई। आप बताइए, आपको बहुसंख्यकों की याद है या नहीं है? आपको बहुसंख्यकों की याद है या नहीं है? नहीं, राज शर्मा जी, आप अपने टर्न पे बोलिएगा। देखिए, डिबेट को डिबेट की तरह कीजिए। राज शर्मा जी, आप बताएंगे कि क्या गलत वो बोल रहे हैं। दीपक जी अपनी बात रखिए संक्षेप में, उसके बाद राज शर्मा जी आपको काउंटर कर रहे हैं। आज ये बोल रहा है कि हमें अल्पसंख्यकों की याद आ रही है, ये तो बहुसंख्यकों को भूल गए। इनके बड़े नेता राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? भारत को आतंकवाद से ज्यादा खतरा हिंदुत्व की विचारधारा से खतरा है। इनके सलमान खुर्शीद क्या कहते हैं? हिंदुत्व की तुलना आईएसआई और बोको हराम से करते हैं। सोचिए, इसके बाद में अगर शशि थरूर पे आ जाऊं तो 2019 में बीजेपी जीतती है तो पाकिस्तान बन जाएगी। ऐसी तो बहुसंख्यकों के
खिलाफ इनकी सोच है। तो समाज को बांटने की राजनीति करने का काम तो यही लोग करते हैं। कहीं बहुसंख्यकों के अंदर बांटने का काम, कहूँ हिंदू मुसलमानों के अंदर बांटने का काम, कभी अगड़े पिछड़े के नाम पे बांटने का काम, ये सारा काम इन लोगों ने किया। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने देखी, अगर राम मंदिर का सर्किट बनाया, बिल्कुल राज शर्मा जी जवाब दे रहे हैं। दीपक जी बिल्कुल, राज शर्मा जी आप पर आरोप लग रहे हैं फूट डालो राज करो की नीति पे आप काम करते हैं, मुस्लिमों को आपने बांटा है। आपके वरिष्ठ आडवाणी साहब कहाँ गए थे? जिन्ना जी के यहाँ गए थे? कौन गया था? वो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी बात ये आप ही कहते हो मुस्लिम का तुष्टीकरण करते हैं। मैंने आपका विरोध ही नहीं करा। आप लेकिन के साथ मिले हुए आपने मैंने कितने जवानों को बर्बाद किया। आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? देश की आजादी की बात कर रहे हैं। आप सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म की हाथरस में लड़की को रात के 2 बजे डीजल डाल के जला दिया गया। और बात सुन लीजिए, जब निर्भया कांड हुआ था उस पर सरकार की कुछ गलती रही होगी, हमारी थी, लेकिन हमारी सरकार ने पॉस्को एक्ट बनाया। आपकी सरकार क्या कर रही है? आज वो लड़कियां बेटियां बैठी हैं, आप लोगों को जरा सी शर्म नहीं आती? आप एक चीज बता सकते हैं इस चैनल में? 1 मिनट एक चैनल में सेकंड का जवाब देने का मौका दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल, समय की भी कमी है हमारे साथ, कपीश जी भी बने हुए हैं, पंकज जी भी हैं, उनसे भी बातचीत करनी है। 10 सेकंड का समय दीजिएगा, 10 सेकंड काफी है। चाहता है आपकी देश की जनता, देश की बेटियां आपसे जवाब मांगती हैं कि आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। और अभी भी संशय है कि दिल्ली की पुलिस, राज शर्मा जी हम बात उत्तर प्रदेश पे कर रहे हैं, इनकी डाउटफुल, इस पर चर्चा हो चुकी है पहले ही। राज शर्मा जी, दीपक जी 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। जी सोनू जी, बेटियों की बात करती थी प्रियंका गांधी जी, लड़की हूँ लड़ सकती का नारा लेकर आई उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावों के बाद में, विधानसभा के बाद आज तक नजर आई। केवल और केवल चुनावी एजेंडे के रूप में ये बेटियों को इस्तेमाल करते हैं, बहुसंख्यकों को इस्तेमाल करते हैं और साथ में अल्पसंख्यकों को इस्तेमाल करते हैं, दलित को इस्तेमाल करते हैं, परंतु उनके उत्थान का एक भी। चलिए कपीश जी के पास में जाऊंगा। बिल्कुल दीपक जी आपका समय हो गया। कपीश जी, बीजेपी अगर मुस्लिम कार्ड खेल रही तो आप भी तो दलित कार्ड खेल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 3,300 तो आपने अपने मंडल बना दिए, अपने मो बना दिए। राज शर्मा जी आपने अपनी बात रखी। बिल्कुल, अब कपीश जी अब मौका मिलता है। जी कपीश जी, बहुत मौके मिलते हैं गुरु। कहीं पे जाके आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा और जमाने को देखा है। अच्छा, ज्यादा जमाना देख लिया, परंतु चलिए ठीक है, वो राजनीतिक उस पर नहीं जाए, व्यक्तिगत टिप्पणी पे मत जाइए आप। बेहतर होगा कि आप दोनों डिबेट का डेकोरम बनाए रखें। और कपीश जी से हम जवाब लेते हैं। राज शर्मा जी, कपीश जी कुछ बोल रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, एक तो आप लोगों की बीजेपी के प्रवक्ताओं की एक सबसे बड़ी गलत बात है कि ये लोग व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। बिल्कुल राज शर्मा जी, यहाँ पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि समय की कमी है, उस वजह से कपीश जी आप भी अपनी संक्षेप में बात रखें, उसके बाद पंकज जी भी हमारे साथ लगातार बने। देखिए ये मन की बात 50 व्यक्ति करता है। कपीश जी बोलिए। मैंने बिल्कुल स्पष्ट बातें की। वो व्यक्ति इतने बड़े दंगे के आरोप में आज भी जकारिया केस जिंदा हो, जो व्यक्ति टोपी ना पहने, बाल ना ओढ़े, और वो समूचे भारत के प्रधानमंत्री, समूचे गुजरात के मुख्यमंत्री, और आपको इतनी नफरत, उसके बाद आपने तुलना किससे की? और आप जो हैं तमाम मदरसों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और आपके बड़े नेता कहते हैं आखिर सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं? और दूसरी बात, डॉक्टर कफील जैसे आदमी को आप 10 नंबरी का गुंडा बना देते हैं और एनएसए लगा देते हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट आपको चपेट लगा देते हैं। ये सबका साथ तो सबका विश्वास। मैं तो इस बात को कहता हूँ कि बिल्कुल समाजवादी पार्टी में कपीश श्रीवास्तव वगैरह हैं तो सनातनी और पुरातनी है, हमारे यहाँ और भी लोग हैं, सबको बराबर की मान्यता है। हम तो कहते हैं कि सच्चर कमेटी लागू कर दीजिए, हम मान लेंगे प्रधानमंत्री जी इनके साथ। सबका साथ सबका विश्वास करना चाहते हैं, सच्चर कमेटी लागू कर। बिल्कुल। पंकज जी संक्षेप में अपनी बात रखें आप, क्योंकि समय की कमी है। कितना असर होगा बीजेपी के इस अभियान का, इस मुस्लिम कार्ड का जनता पर? देखिए एक बात तय समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में काफी शासन रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक का आधार समझ के उनको सिर्फ ठगने का काम किया है। उनके किसी कार्य का कोई क्रियान्वयन नहीं किया। जी जी बिल्कुल। चलिए पंकज जी, कपीश जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, दीपक जी आपका भी, और
राज शर्मा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक है, निकाय चुनाव में मतदान से ठीक पहले कितना सफल साबित होगा, मुस्लिमों के बीच बीजेपी पैठ बना पाएगी नहीं बना पाएगी, देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, नमस्कार।